हेलो हेलो हेलो, चेक 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 चेक। ओके। मैं किसी का सपना हूँ जो बन चुका हूँ आज सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूँ, तितली बन उड़ूँ। अच्छा, ये तो हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, राइट। बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट तो पूरा कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो है मैंने बताया था कि सेपरेटली करेंगे, तो आज वही करने वाले वो दोस्तों। बहुत बवाल इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं हूँ एक कुर्ता रोबो डोरे मौन। ओके, आज के टॉपिक में ना दोस्तों, एक लिस्ट है मेरे पास। जो टॉपिक हम लोग चैप्टर 1 में ये हम लोग देखते हैं इन सी एम एस एल। अच्छा, जो दोस्त सोच रहे थे कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ FCCB, FCEB, IDR, GDR, इनके इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो आप सही सोच रहे हो। आपको स्टिक करना है इस वीडियो के साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, थोड़ा मैं अपने रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब रेगुलर यूट्यूब बैच के स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। CMSL में चैप्टर 1 में आपको ये टॉपिक्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। ये कुछ टॉपिक्स रह गए थे, वो मैं कंप्लीट करवा देता हूँ आज। ओके, सिंपल चीज मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है। ये जो टॉपिक्स है ना, इक्विटी शेयर्स, हमारा इक्विटी शेयर्स, DVR, FCCB, FCEB, IDR, GDR, डिराइवेटिव्स, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड, इनमें से सिर्फ और सिर्फ यही 4 टॉपिक्स है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फॉर योर चैप्टर 1। चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट यही 4 टॉपिक्स है, ठीक है। मतलब जो रह गया है वहां से, ठीक है, जो जो इनकम्प्लीट रह गया था ना करवाने के लिए, वहां से यही इंपॉर्टेंट है। ना तो तुमको इक्विटी शेयर्स से क्वेश्चन आएगा, ना तो DVR से क्वेश्चन आएगा, ना तो यहाँ से डेराइवेटिव्स वगैरह यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला फ्रॉम चैप्टर 1। लेकिन फिर भी मैं तुमको करवा दूंगा, टेंशन ना लो। सबसे पहले मैं तुमको ये बता दूं, ये जो स्टार मार्क के टॉपिक्स है ना, यही तुमको देख के जाना एग्जामिनेशन में। फ्रॉम दिस टॉपिक्स जो लास्ट में रह गए थे, ये वाले टॉपिक्स में से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग FCCB करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले नक्की कर लेते हैं दोस्तों। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चैप्टर, और वहां पे एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टॉपिक, वो है हमारा टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1, बताओ दोस्तों टॉपिक नंबर 1 क्या हो सकता है। टॉपिक नंबर 1 है हमारा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ध्यान से देखो इस नाम को, इस नाम से ही मैं तुमको पूरा समझा दूंगा। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ठीक है। ओके, एक एक करके समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया समझेंगे। एक ही बार समझेंगे जीवन में, कि जिंदगी में कभी दूसरा बार ये वीडियो देखने की कोई आवश्यकता ना पड़े तुमको। समझ में आ रहा है? इसलिए एक ही बार देखेंगे, एक ही बार समझेंगे। सबसे पहले ना हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे इस पूरे नाम को, क्या क्या है यहाँ पे। फॉरेन है, करेंसी है, कन्वर्टेबल है, बॉन्ड है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड के बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन करेंसी के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे कन्वर्टेबल के बारे में। ठीक है, ये है तुम्हारा स्टेप्स। बॉन्ड बता दे भाई मेरे, बॉन्ड क्या होता है? सर जेम्स बॉन्ड? नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो बॉन्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है लोन। वो है लोन। बॉन्ड क्या है पता है? एक प्रकार का लोन है, काइंड ऑफ अ लोन, ठीक है। तो देखो, तुम लोन 2 प्रकार से ले सकते हो। एक है तुम बैंक से ले लो, ठीक है, एक है तुम बैंक से ले लो, या फिर तुम अलग अलग लोगों से ले लो, पीपल से ले लो, ऑर्गेनाइजेशन से ले लो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से ले लो। इन दोनों को हम लोग इन टोटल कहते हैं इन्वेस्टर।
ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर तुम एकदम जो प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है बैंक से लोन लोगे तो बहुत दिक्कत है, लेकिन पीपल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लोगे ना तो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी ये रहता है कि लोन के बदले तुम क्या दे दोगे उसको, बताओ ना। अगर तुम बैंक से लोन ले रहे हो तो बहुत रेगुलेशंस, बहुत झमेला हो सकता है, ठीक है, एंड लिमिट भी हो सकता है। लेकिन अगर पीपल से तुम लोन ले रहे हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम पीपल को जो है ना थोड़े थोड़े हिसाब से, मतलब, और पीपल इन्वेस्ट क्यों करेगा, तुमको लोन क्यों देगा, क्योंकि उनको भरोसा है तुम्हारे बिजनेस के ऊपर दोस्त। ठीक है, तुमने उनको बताया तुम्हारे बिजनेस के बारे में और उनको पूरा पूरा भरोसा है, तो पीपल तुमको क्या देगा, लोन इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। ठीक है, पीपल को तुम क्या दोगे, अरे सर इंटरेस्ट देंगे ना, इंटरेस्ट देंगे, अच्छा खासा इंटरेस्ट देंगे सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, हम लोग अच्छा खासा इंटरेस्ट देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। अब बॉन्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बॉन्ड कौन देता है या फिर कौन निकालता है बॉन्ड? बॉन्ड निकालते हैं कंपनीज, क्योंकि कंपनी को चाहिए दोस्तों लोन। लोन के लिए या तो वो बैंक के पास जा सकते हैं या तो पीपल के पास जा सकता है। पीपल से अगर उठाना है तो कंपनी को इशू करना होगा बॉन्ड या फिर बॉन्ड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब कोई पर्सन बाय करता है बॉन्ड को, वो लैंड कर रहा है मनी, लैंड कर रहा है मनी किसको, कंपनी को, वो लैंड कर रहा है मनी कंपनी को। ठीक है, कंपनी इन रिटर्न क्या करता है, कंपनी इन रिटर्न प्रॉमिस करता है। किस बात का प्रॉमिस सर? हाँ जी, कि वो जो पूरा अमाउंट है ना, कंप्लीट लोन अमाउंट जो है, लोन अमाउंट जो है विल बी रिटर्न्ड टू द पर्सन। ठीक है, आफ्टर सर्टन ईयर्स, आफ्टर सर्टन ईयर्स, ये कुछ सालों बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है दोस्तों? सर कितने साल के बाद रिटर्न करेंगे? 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ पे ईयर ले लेता हूँ, फिर आप सोचोगे सर यहाँ पे 5 and 10 का क्या महत्व है। तो 5 and 10 ईयर्स के लिए लोन होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और सर हम फिर वो हमको लोन लोन रिटर्न कर देगा, अपने को मिलेगा क्या? अपने को मिलेगा, कंपनी जो है ना, देखो कंपनी क्या करेगा, कंपनी यूज करेगा तुम्हारे मनी को, पीपल्स मनी, कंपनी के बिजनेस में लगवाएगा पैसा। ठीक है ना, और जिसके बदले में उसको प्रॉमिस करेगा। दो प्रॉमिस होता है, एक प्रॉमिस होता है तुम्हारा पूरा कंप्लीट अमाउंट जो है वो रिटर्न करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट कर देगा आफ्टर सम ईयर्स, एंड इंटरेस्ट देगा ना तुमको, जिसके बदले अपने को मजा आता है, अपने को जो है मंथली ईयरली इंटरेस्ट मिलता रहेगा, अपने को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है जो पीपल है ना वो रेंट करते हैं अपना मनी, जो पीपल है नॉर्मल लोग हैं वो रेंट पे देते हैं अपने मनी को। ठीक है, जैसे घर रेंट पे दिया जाता है, तुमको मंथली क्या मिलता है, तुमको मंथली मिलता है रेंट, वैसे पीपल जो है अपने मनी को रेंट पे देते हैं कंपनी को और उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट, एंड आफ्टर सर्टेन ईयर्स तुमको पूरा अमाउंट तो मिल ही जाएगा। ये है बॉन्ड नॉर्मली। बॉन्ड क्या ये समझ में आ चुका है? बॉन्ड सिर्फ एक फैंसी नेम है लोन का, बस यही है। तुमको ज़्यादा कोई अगर बॉन्ड बॉन्ड बोल देना, बोल उसको बोल देना कि अबे लोन बोल, अ फैंसी नेम
a fancy name of loan, ठीक है, ऑफ लोन। अब कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे तुमको सिर्फ ये बॉन्ड ही बोलना होता है, क्योंकि तुम लोन तो इशू नहीं करते। तुम क्या इशू करते हो दोस्त, बोलना भाई। तुम लोन तो नहीं इशू करते हो, तुम इशू करते हो बॉन्ड, बॉन्ड्स ना। तो इसलिए अपने को बॉन्ड वाला वर्ड भी याद करके रखना होगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, यहाँ तक इजी है। हम लोगों ने सीखा है बॉन्ड क्या होता है। अब हम लोग फॉरेन करेंसी सीखेंगे कि फॉरेन करेंसी क्या होता है। सर फॉरेन करेंसी तो अपन को पता है सर। फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी अपन को पता है सर। फॉरेन करेंसी मतलब करेंसी या फिर मनी फ्रॉम फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री, ठीक है। अंडरस्टूड, क्या ये समझ में आ रहा है? इतना तो सर अपन को पता ही है सर, बचपन से पता है ये वाला चीज। हाँ, इसको तुमको समझ के रखना है, क्योंकि इसको यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इस चीज को, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? अब सुन, ये बॉन्ड समझ में आ चुका है एंड फॉरेन करेंसी समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग ना इसको पूरा समझेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, फॉरेन करेंसी, फिर तुमको कन्वर्टेबल समझ में आ जाएगा। अब देखो, स्टोरी सुनो अच्छे से, ठीक है। स्टोरी सुनो, स्टोरी लाइन। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसका नाम है राज, ठीक है। राज को चाहिए लोन, और राज ने डिसाइड किया कि लोन तो हम बॉन्ड इशू करके लेंगे, बॉन्ड इशू करके लेंगे लोन, ठीक है। तो ठीक है, बॉन्ड इशू कर दो। अब राज को दो तीन चीज रियलाइज हुआ, उसको ना रियलाइज ये हुआ कि जो इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी मतलब रुपी जो है, उसके ऊपर उसको अगर लोन लेना है ना, तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। इंटरेस्ट रेट जो है ना, वेरी हाई, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है भाई, बहुत हाई है इंटरेस्ट रेट इंडिया में। उसको लगा, राज को लगा, और उसको ये भी लगा कि यार अगर इंडियन रुपी हम लोग लोन उठाएंगे ना, तो अपने को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया में हम लोग बिजनेस है, इंडिया में अपना बिजनेस है, इंडिया में बिजनेस है। अब इंडियन करेंसी यूज करेंगे, इंडियन करेंसी का लोन उठाएंगे तो वैल्यू तो सेम रहेगा ना, वैल्यू एकदम सेम रहेगा, कोई मतलब एडवांटेज नहीं है। इसी हिसाब से अगर तुम सोचो, अगर राज ने सोचा कि दोस्त हम लोग ना बॉन्ड इशू करेंगे, आइडिया आया राज को कि हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड करेंगे, बॉन्ड तो इशू करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी में इशू करेंगे, फॉरेन करेंसी में। इसका मतलब ये है कि राज जो है ना, वो यूएस, एग्जाम्पल फॉरेन करेंसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूएस डॉलर, यूएस डॉलर में लोन उठाना चाहता है। यूएस डॉलर में वो फंड जो है, मनी जो है, वो एक्यूमुलेट करना चाहता है। समझ में यार, इससे क्या होगा? एक तो बात ये है कि अगर पकड़ लो यूएस में, उनको अगर तुम बताओगे यूएस का इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, इंटरेस्ट रेट लेस हो सकता है। अब सिर्फ यूएस के बारे में मत सोचो, किसी भी और कंट्री का भी हो सकता है ना, फॉरेन करेंसी है तो कोई भी और कंट्री हो सकता है। पकड़ लो उनका इंटरेस्ट रेट कम है इंडिया से, तो तुम्हारा फायदा ही है ना, कि उनका जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो काफी कम है। समझ में आ रहा है? काफी कम है, तो तुमको इंटरेस्ट पैसा उनको कम देना होगा, है ना। एंड जब बाहर देश का यूएस डॉलर आएगा इंडिया में, वैसे भी वो $1 जो है ना, वो बढ़ के $1 जो है बढ़ के 80 रुपीज़ हो ही जाएगा। और एन एवरेज ले रहे हैं हम लोग, 80 रुपीज़ हो ही जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फंड तो बहुत अच्छा खासा जमा हो जाएगा। ये दो तुमको समझ में आ रहा है ये चीज़?
तो राज ने सोचा कि यार यूएस डॉलर लेंगे, इंटरेस्ट रेट बहुत कम जो है वो देना होगा उनको, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम देना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अब सुनो, अब ये बॉन्ड का समझ में आ चुका है, फॉरेन करेंसी समझ में आ चुका। अब कन्वर्टेबल, अब जो इन्वेस्टर होता है ना दोस्त, इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट क्यों करेगा तुम्हारे कंपनी में? इन्वेस्ट क्यों करेगा? वो भी फॉरेन वाले इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट क्यों करेगा तुम्हारी कंपनी के ऊपर? वाई इन्वेस्ट? वाई विल दे इन्वेस्ट? वाई विल दे इन्वेस्ट? ये है क्वेश्चन मार्क। वाई विल दे इन्वेस्ट? आंसर ये है कि तुम ना एज ए कंपनी तुमने ऑफर किया टू इशू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स टू देम, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स टू देम, ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। इसका मतलब ये होता है कि पकड़ लो जो बॉन्ड है ना, इसका मेच्योरिटी पीरियड पकड़ लो 5 से अगर 10 साल है, मेच्योरिटी पीरियड मेच्योर हो जाएगा, उसके बाद तुमको चुकाना होगा। अगर बिजनेस अच्छा करे आफ्टर दिस ईयर, आफ्टर द पीरियड, अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा कर रहा है तो इन्वेस्टर हैज एन अपॉर्चुनिटी, या फिर कह सकते हो ऑप्शन, टू कन्वर्ट द लोन अमाउंट या फिर द बॉन्ड्स इनटू इक्विटी शेयर्स, तो इन्वेस्टर का क्या रहेगा? एक इन्वेस्टर को एक ऑप्शन मिलता है कि वो लोग या तो पूरा जो बॉन्ड का अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दो, लोन के हिसाब से लेते हैं हम लोग, तो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दो, छोड़ दो हमको, ठीक है। तो इन्वेस्टर को तुम आफ्टर 5 से 10 साल बाद कंपनी जो है इन्वेस्टर को जो भी प्रिंसिपल अमाउंट उसने पे किया था, ठीक है, दिया था कंपनी को एज अ लोन, एज अ बॉन्ड, तो वो कंपनी इसको वापस कर देगा और वो चला जाएगा, ठीक है। या ये ऑप्शन है, और पकड़ ले कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है यार, 5 से 10 साल बाद कंपनी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो इन्वेस्टर के पास एक ऑप्शन होता है कि अपने बॉन्ड का जो जितने भी उसके बॉन्ड का जो पूरा अमाउंट है ना, वो कन्वर्ट कर लेगा इनटू इक्विटी शेयर्स, वो कन्वर्ट कर लेगा इनटू इक्विटी शेयर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ ना। हाँ जी, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे, फटाफट समझेंगे, मतलब अभी तो एकदम एकदम क्रक्स देख लेंगे एकदम, ठीक है, क्रक्स देखेंगे। क्या होता है? एक आदमी होता है राज, उसको चाहिए फंड फॉर बिजनेस। उसने सोचा टू इशू बॉन्ड्स, और ऐसा वैसा बॉन्ड्स नहीं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, मतलब फॉरेन करेंसी में वो बॉन्ड देगा, इंडियन लोगों को नहीं देगा, बाहर देश के लोगों को देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, और इन रिटर्न क्या मिलेगा इसको? इन रिटर्न फॉरेन इन्वेस्टर विल get an option to convert into equity shares on maturity। मतलब जब मैच्योरिटी हो जाता है वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर लेगा इनटू इक्विटी शेयर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये है तुम्हारा ब्यूटीफुल सा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। बताओ मेरे को कोई ऐसा एक लाइन बता दो जो तुमको समझ नहीं आया हो, ठीक है, फिर से बताऊं? देख, स्टोरी सुन, मेरे मुंह से सुन ले। बात ऐसा है ना, राज जो है उसने सोचा कि उसको बिजनेस करना है और उसको चाहिए
लोन। अब लोन उसने सोचा कि यार बॉन्ड के फॉर्मेट में ले लेते हैं लोन। अब बॉन्ड उसने सोचा कि यार इंडिया में अगर बॉन्ड इशू करे तो भैया इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा देना होगा। फॉरेन को करते ना, फॉरेन किसी भी कंपनी को किसी भी कंट्री को करते जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो। तो उसने चूज़ किया यूएसए को। यूएसए का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। तो फिर यूएसए वालों ने आया उसके पास, बोले कि ठीक है हम तुमको दे देंगे फंड, हम तुमको दे देंगे फंड। और कैसे देंगे? तुम्हारा बॉन्ड खरीद के, और अब इन रिटर्न मुझको तुम इंटरेस्ट देते रहना, और ये भी देना, एक ऑप्शन भी देना कि हम फ्यूचर में अगर चाहे तो तुम्हारे कंपनी में स्टेक हासिल कर पाए। तो वो जो हमारा बॉन्ड का पैसा था वो कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं फिर जो है वो लोन अमाउंट नहीं रहेगा, वो हम लोग एज अ इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएंगे तुम्हारे कंपनी में, ओनर बन जाएंगे तुम्हारे कंपनी का। सर पूरा का पूरा ओनरशिप ले लेंगे? नहीं नहीं, जितना लोन उतना ही इक्विटी शेयर्स का अमाउंट वो लोग जो है कन्वर्ट कर लेंगे। ये होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। खबरदार अगर जिंदगी में किसी से भी तुमने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड पूछा तो नाक कट जाएगा मेरा, समझ में आ रहा है? किसी से पूछना नहीं है, यहीं से तुमको समझ लेना। एग्जामिनर ने पूछ लिया ना, एग्जामिनर को 10 तरीके से समझा देना कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है। क्या ये सकोगे तुम? कोई टेंशन वाली तो बात नहीं है। अब हम लोग देखेंगे फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक। सेम है। नाम सुन के लग रहा होगा सर डिफिकल्ट लग रहा है सर, नहीं, बहुत इजी है। क्या देखेंगे हम लोग? फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, इसको हम लोग कहेंगे फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। समझना इसको अच्छे से। अब सुन मजे की बात, ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाने वाला टॉपिक है, लेकिन इस प्रकार से समझा दूंगा कि मतलब चूम लोगे तुम मुझे, ठीक है? अब देखो क्या देख रहे हैं हम लोग, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब मैंने समझा दिया है, लोन है। फैंसी नेम फॉर लोन इज बॉन्ड। ओके, फॉरेन करेंसी तुमको पता है। अब सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। सर एक्सचेंज मतलब उसका उसका शेयर्स मेरा, मेरा शेयर उसका, नहीं। क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। अगेन पकड़ लो राज। राज ने कोई पार्टी है, पकड़ लो मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए, मिस्टर ए को बॉन्ड इशू किया। क्या इशू किया? इशू किया बॉन्ड, है ना? अब मिस्टर ए जो है ये बॉन्ड होल्डर है, ठीक है। अब ये जो टेन्योर है इसका पकड़ लो 5 से 10 साल, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब नॉर्मली कंप्लीट होने के बाद होता क्या है कि मिस्टर ए को राइट मिलता है कि राज के कंपनी में शेयर्स कन्वर्ट हो जाना, बॉन्ड को कन्वर्ट हो जाना इनटू इक्विटी शेयर्स। राइट मिलता है टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी एक राइट मिलता है। ये मिस्टर ए के ऊपर है कि उसको एक्सरसाइज करना है कि ये राइट उसको लेना है कि नहीं है, वो मिस्टर ए के ऊपर है। उसको अगर लगा कि हाँ चल लेते यार, इसको हम लोग करते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो वो कर सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। अगर उसको लगा कि नहीं लेते तो वो क्या करेगा बताओ? पैसा वापस ले लेगा, जो भी अमाउंट दिया था बॉन्ड में, जितना भी पेमेंट हुआ था वो वापस लेकर चला जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट, और इंटरेस्ट तो साल के साल उसको मिलता ही रहा है। तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है ना ये। अब एक्सचेंजेबल में क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। राज क्या कहता है बताए? राज कहता है कि मेरे जो कंपनी है ना, मेरा जो कंपनी है, अगले राज का कंपनी है, कंपनी एक्स। तो नॉर्मली मिस्टर ए को शेयर्स कन्वर्ट होके आएगा एक्स कंपनी का, क्योंकि यही राज का कंपनी है। लेकिन एक्सचेंजेबल बॉन्ड में राज कहता है कि मैं अपने कंपनी का शेयर्स तुमको नहीं कन्वर्ट करके दूंगा, लेकिन तुमको कंपनी वाई का दे दूंगा, कंपनी वाई का। इसमें होता यह है कि लोन लेता है राज, लोन लेता है राज, राज को लोन देता है मिस्टर ए। अब होना तो चाहिए था ये कि मिस्टर ए को आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम राज के कंपनी में इक्विटी शेयर कन्वर्ट होके मिल जाए, जिसको हम लोग पढ़ते हैं फॉरेन करेंसी
कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्ट हो जाता है बॉन्ड जो है, लोन जो है वो कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर में चला जाता है, वो है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे इस स्टोरी पे क्या होता है, राज सेम इशू करता है बॉन्ड मिस्टर ए को, लेकिन इस बार राज का ये ऑफर है मिस्टर ए को कि हम मेरे कंपनी का शेयर्स, जिस कंपनी का उसने बॉन्ड खरीदा मिस्टर ए ने बॉन्ड किस कंपनी का खरीदा, एक्स का खरीदा, एक्स कंपनी का बॉन्ड खरीदा मिस्टर ए ने। सुनो अच्छे से, एक्स कंपनी का बॉन्ड खरीदा मिस्टर ए ने। राज ने ऑफर किया कि भैया मेरे कंपनी का तुम बॉन्ड खरीदोगे, सही बात है, लेकिन जब ये कन्वर्ट होने का टाइम आएगा ना, तो अपने कंपनी का शेयर्स मैं तुमको नहीं देने वाला, तुमको मैं दूंगा किसी थर्ड कंपनी का शेयर जो है कंपनी वाई। और इसमें मिस्टर ए जो है वो राजी हो जाता है, कहता है कि ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख 3 प्लेयर्स हैं, ऊपर में 2 प्लेयर्स होते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में, और यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं। यहाँ पर है मिस्टर ए, राज का एक्स कंपनी एंड एक थर्ड कंपनी, ठीक है, या फिर सेकेंड कंपनी कह सकते हो यहाँ पे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जो कंपनी बॉन्ड इशू करता है उसका शेयर नहीं मिलता मिस्टर ए को, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर है उसको उस कंपनी का शेयर नहीं मिलता जिस कंपनी का बॉन्ड उसने खरीदा है, उनको मिलता है किसी दूसरे कंपनी का शेयर। समझ में आ रहा है? जो 5 साल 10 साल बाद जो कन्वर्ट होता है वो दूसरे कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट होता है, ना कि वो ओरिजिनल कंपनी जिसका वो बॉन्ड खरीदे है। इसलिए यहाँ पर है एक्सचेंजेबल बॉन्ड, कि इन एक्सचेंज एक्स की कंपनी के शेयर बॉन्ड के बदले बॉन्ड के एक्सचेंज में मैं तुमको वाई का शेयर्स दूंगा, मैं अपना नहीं दूंगा, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, वाई का दूंगा मैं आपको। क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ ना, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, ठीक है, इतना समझ में आ चुका, यहां तक ठीक है? अब समझो, तो ये पूरा कंसेप्ट वही है। अब समझना, यहां पे इसको समझना है, दोनों को मिला के मैं 1-2 पॉइंट बता दूंगा तुमको, दोनों को मिला के, FCCB एंड FCEB को मिला के 1-2 पॉइंट तुमको बताता हूं मैं, ठीक है। इन्वेस्टर को क्या फायदा हो रहा है, इन्वेस्टर को बेनिफिट क्या हो रहा है दोनों में, FCCB या फिर FCEB में क्या बेनिफिट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क। अजी बताओ ना, इक्विटी शेयर होल्डर बनने का बेनिफिट, इक्विटी शेयर होल्डर बनने का बेनिफिट नहीं है, ऑप्शन कह सकते हो तुम, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन। अंडरस्टूड? अब तुम कहोगे सर वो तो ऑप्शन तो सर मार्केट से शेयर खरीद लो ऑप्शन हो जाएगा। तुमको क्या लगता है, ये जो कंपनी बॉन्ड इशू करता है, कंपनी बॉन्ड इशू करता है, ठीक है, और उसका जो कन्वर्शन होता है, क्या मार्केट प्राइस पे कन्वर्शन होता है? नहीं, ठीक है, पकड़ ले मार्केट में चल रहा है 100 रुपए, तुमको लगता है कि 100 रुपए में ही कन्वर्ट हो रहा होगा, 1000 रुपए दिया था लोन में, अब वो कन्वर्ट हो रहा है तो 10 शेयर मिल रहा होगा? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ना, यहाँ पे तुमको डिस्काउंट में मिलता है, चीपर रेट में मिल जाता है तुमको इक्विटी शेयर्स, समझ में आ रहा है? मार्केट प्राइस में नहीं मिलता। यही फायदा है हमारे इन्वेस्टर्स का। क्या इतना समझ में आ रहा है? इतना जनरल नॉलेज समझ में आ रहा है तुमको? हाँ जी, समझ में आ रहा है। और कंपनी का क्या बेनिफिट है दोस्त, कंपनी का क्या बेनिफिट है? कंपनी का ये बेनिफिट है कि उसको लोअर इंटरेस्ट रेट उसको दे रहा है। कंपनी क्या करता है, ये जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है ना, इंटरेस्ट रेट ये लो है भाई। इंडिया से तुम पैसा उठाओ तुमको हाई इंटरेस्ट रेट देना होगा, इनको तुम इंटरेस्ट रेट बहुत कम दे रहे हो, और इन्वेस्टर भी खुश है कम इंटरेस्ट रेट से। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ऑप्शन है भाई इक्विटी शेयर होल्डर बनने का, सस्ते में माल जो है पूरा छापेंगे हम लोग एकदम। क्या है, समझ में आ रहा है? ये है तुम्हारा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। अब और एक लाइन तुमको बताने जा रहा हूं मैं, जिससे कि तुम्हारा जो तीसरी आंख है ना, सर का, शिव जी का जो तीसरी आंख होता है वो खुल जाएगा तुम्हारा।
अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर नहीं आ रहा है तो बहुत डांट खाने वाला काम कर रहे हो तुम। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ये कि सर ये जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड है ना, इसमें इन्वेस्टर जो है ये दूसरे कंपनी का शेयर लेके खुश क्यों है? ये एक्स का कंपनी का शेयर लेके खुश नहीं है, मतलब एक्स को, ये तो एक्स कंपनी का बॉन्ड खरीद रहा है तो एक्स कंपनी का शेयर मिलना चाहिए। या तो किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद के बहुत खुश है, कन्वर्ट होगा लेकिन दूसरे कंपनी के शेयर्स में एक्सचेंज हो जाएगा। इस कंपनी के बॉन्ड के बदले, एक्स के कंपनी के बॉन्ड के बदले उसको एक्सचेंज करके तुमको वाई के कंपनी का शेयर्स तुमको मिलने वाला है इन्वेस्टर को। यहाँ पे दो बातें तुमको ध्यान में रखना है। पहली बात ये है, फर्स्ट थिंग ये, फर्स्ट, ठीक है, ये कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई ये दोनों रिलेटेड है। मतलब कंपनी जो बॉन्ड इशू करता है एंड कंपनी का जो शेयर एक्सचेंज हो रहा है, दोनों रिलेटेड कंपनीज है। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, एक्स का ले ले वाई का ले ले, दोनों रिलेटेड है। एक्स का ही कंपनी है ये वाई, ये जो वाई का कंपनी है ना ये एक्स ही का कंपनी है। अब कंपनी के नीचे कंपनी नहीं होते क्या, बहुत सारे होते हैं ना, कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी का अक्वायर कर लिया। अब पकड़ ले एक्स को अगर वाई में कोई पोर्शन बेचना है, एक्स को, एक्स वाले कंपनी को वाई वाले कंपनी के कुछ शेयर्स जो है ना उसको बेचना है। अब मार्केट में सीधा चला जाएगा बेचने के लिए तो शेयर का प्राइस गिर गिर जाएगा ना मार्केट में। अच्छा, ये बेचा बेची जो होता है ना ये बहुत हाई क्वांटिटी में होता है। पकड़ लो एक दिन में 1 करोड़ शेयर अगर बेच रहा है वाई, ठीक है, एक्स ये ओनर है, मेन ओनर है, पेरेंट कंपनी है, ये अगर वाई की कंपनी का जो उसने डिसाइड किया वाई की कंपनी के जो शेयर्स है ना वो सीधा स्टॉक मार्केट में सेल करेगा, तो अचानक अगर 1 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में सेल आ गया, पकड़ ले, अचानक स्टॉक मार्केट में सेल होने से क्या होता है, ज्यादा शेयर सेल होने से क्या होता है, स्टॉक का प्राइस दाम जो है गिरता रहता है ना, तो वहां पे उसका शेयर का दाम गिर जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, उसने सोचा कि कंपनी वाई के जो एसेट है, एसेट मतलब इन सेंस शेयर्स है, वो शेयर्स को वो बेचेगा एफसीईबी लॉन्च करके, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, जिससे बॉन्ड तो इशू करेगा कंपनी एक्स लेकिन एक्सचेंज होके जाएगा कंपनी वाई का शेयर। समझ में आ रहा है ना, ये एक स्मार्ट तरीका होता है, ये एक स्मार्ट तरीका होता है। क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हारा? इसी में मैंने दोनों चीज समझा दिया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों समझा दिया है, ठीक है, कि कंपनी जो है क्यों इशू करता है। अंडरस्टूड? एक तो ये है कि इन्वेस्टर, तुम्हारा पहला क्वेश्चन था कि इन्वेस्टर जो है वो क्यों किसी दूसरे कंपनी का शेयर एक्सेप्ट करता है ना, यही बात था। दोनों रिलेटेड है ना दोस्त, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सेकंड बात यह है कि क्यों एक्स वाला कंपनी जो है वो एक्स का शेयर ना दे के वाई का शेयर दे रहा है, एक्स का शेयर ना दे के वाई का दे रहा है, क्योंकि उसने प्लान किया पहले से, प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग कर रखा है। समझ में आ रहा है ना, कि फ्यूचर में मेरे कोई एक्स का कंपनी के शेयर सेल करना है, मार्केट में सेल करने जाऊंगा तो दाम धमाधम गिर जाएगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं बॉन्ड इशू कर देता हूं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। एक्स इशू करेगा बॉन्ड और वाई के शेयर्स को कन्वर्ट करके किसी और को दे देगा। समझ में आ रहा है? ऐसे स्मार्ट सेलिंग होता है। और सिर्फ यही रीजन नहीं होता, बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन यही मेजर रीजन है जो तुमको याद रखना है भाई मेरे। समझे ना दोस्त? क्या बेटा, मजा आ रहा है? एफ हो चुका है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अब पता नहीं मेरे को कब कंप्लीट होने वाला है ये क्लास, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। एफ हो चुका है, एफ अब हम लोग करेंगे IDR एंड GDR। क्या बताओ? IDR एंड GDR। 1 मिनट का ब्रेक लेना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना चाहते हो तुम ले लो, मैं यहाँ पे ये लाइन वाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? जाओ, 2 मिनट का ब्रेक मैं दे रहा हूँ, मैं तब तक यहाँ पे पूरा ड्रॉ व्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से, नाम वूम लिख देता हूँ कि IDR जो है वो लिखना है, ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। क्या बताओ? अच्छा, ये कौन सा टॉपिक? टॉपिक 3 है ना, ये मैंने टॉपिक 2 यहाँ पे करवा दिया है, FC। और यहाँ पे था मेरा टॉपिक 1। अच्छा, यहाँ पे है मेरा टॉपिक 2। जाओ जाओ।
फिर आना है तुमको 2 मिनट में। ये है हमारा टॉपिक 3, टॉपिक दोस्त 3, ठीक है, जो हम लोग करने वाले हैं अभी। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। इसी के साथ साथ ना हम लोग ग्लोबल का भी एक ही साथ कर लेंगे, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। चलो दोस्तों, आई होप कि तुम्हारा ब्रेक हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट से। सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे ये, फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। ओके ब्रो, ओके। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। समझना है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। जिंदगी में किसी भी दिन किसी को भी अगर तुमने बोला कि मेरे को ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट समझ में नहीं आया या फिर मेरे को पता नहीं है, तो याद रखना महाकाल देख रहा है, तुमको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इस वीडियो में मैं इस प्रकार से तुमको समझाऊंगा कि जिंदगी में तुमको तुम्हारे साथ जो भी मतलब आने वाला जनरेशन है उसको भूल ही नहीं सकते, वो लोग जेनेटिक्स में घुस जाएगा। अब सुन अच्छे से, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग, समझते। ग्लोबल मतलब क्या? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब सिर्फ इंडियन नहीं, इंटरनेशनल बात हो रहा है यहाँ पे। डिपॉजिटरी आगे देखेंगे हम लोग, डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है। रिसीट का मतलब क्या होता है? रिसीट का मतलब तेरे को तो पता ही है, रिसीट है कोई भी नॉर्मल रिसीट जो है वही मीनिंग होता है रिसीट का, ठीक है, इतना तेरे को समझ में आया है। इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट। अब डिपॉजिटरी वो बंदा होता है जिसके पास कुछ चीजें डिपॉजिट रहते हैं, स्पेशली क्या बताओ, शेयर्स वगैरह, ठीक है। जैसे इंडिया में डिपॉजिटरी कौन है? NSDL, CDSL, ठीक है, ये है इंडियन डिपॉजिटरीज। समझ में आ रहा है? ओके, अब समझो, इसका स्टोरी समझते हैं, ठीक है, अच्छे से समझो। पकड़ ले है राज करके, फिर से एक बंदा है, ठीक है, राज ब्रो, राज ब्रो। उसको क्या चाहिए? फंड चाहिए। सर इसको बार बार फंड चाहिए, अभी तो ऊपर में FCCB FCEB करके फंड इसने लिया था। भाई ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसको बार बार फंड चाहिए। अब ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जो है वो फंडा करेगा। देखो, राज ब्रो को चाहिए फंड, ठीक है। अब उसको पता है कि यार इंडिया से हम लोग कितना ही फंड जो है जुगाड़ लेंगे, नॉट सफिशिएंट, नॉट। तो उसने सोचा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल जगह से फंड कलेक्ट करेंगे, फंड कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये कोई दूसरा तरीका अपनाएगा। इंटरनेशनल फंड तरीका क्या है कि इस बार राज ने सोचा एक काम करते ना, मेरा जो कंपनी था, कंपनी एक्स, भूल तो नहीं गए, कंपनी एक्स, इसका ना हम लोग शेयर इशू कर देते हैं, शेयर्स दे देते हैं फॉरेन वाले लोगों को, फॉरेन वाले लोगों को शेयर्स दे देते हैं। शेयर्स हम लोग बेचते हैं, डायरेक्ट बेचना है। अब शेयर्स, लोन वोन नहीं लेना है, सीधा शेयर्स बेचना है फॉरेन इन्वेस्टर को। तो अगर ये सिनेरियो है तो क्या करना होगा? फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया आना होगा, इंडिया के स्टॉक मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना होगा, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना होगा, फिर जाके कहीं वो लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, सब कुछ रूल्स रेगुलेशन समझ के, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है इंडिया में, ठीक है। क्योंकि माना जाता है सेबी जो है ना वो सबसे दुनिया में सबसे खड़ूस जो है, आप कह सकते हो, रेगुलेटरी अथॉरिटी है इन द स्टॉक मार्केट। दुनिया में जितने भी स्टॉक मार्केट है उनमें से सबसे खड़ूस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है सेबी है।
क्योंकि सभी को पता है इंडियन ट्रेडर्स जो है ना बहुत नादान परिंदे होते हैं, उनको कोई भी चीट करके लेकर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी चीट कर सकता है इंडियन लोगों को, इसलिए सेबी बहुत मजबूत है। बाहर के लोग अगर इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना तो बहुत सोच समझ के, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखा है। तो ऐसा क्या करें हम लोग, ऐसा हम लोग क्या करें, क्या उपाय निकाले, क्या सोल्यूशन निकाले इस प्रॉब्लम का, क्या सोल्यूशन निकाले इस प्रॉब्लम का कि कि इंडिया के जो राज है ये भी हैप्पी रहे, ये भी हैप्पी हो जाए, और फॉरेन इन्वेस्टर भी हैप्पी हो जाए। ऐसा क्या करे, क्या सोल्यूशन है? यहाँ पे आता है द कंसेप्ट ऑफ जीडीआर, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कंसेप्ट। अब सीधा कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं तुमको, समझना। यहाँ पे एक इंडियन कंपनी होता है, इंडियन कंपनी, हमारे इस केस में पकड़ लो कंपनी एक्स, कंपनी एक्स जो कि राज का कंपनी है, ठीक है, जो कि राज का कंपनी है। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा समझना उसको बहुत अच्छे से। फर्स्ट स्टेप क्या करेगा पता है? ये जो इंडियन कंपनी है ना, ये अपने शेयर्स को लोकल बैंक पे स्टोर करेगा, इशू करेगा शेयर, इशू करेगा शेयर्स। नॉर्मल जो शेयर इशू होता है उसी प्रकार से इशू करेगा शेयर्स, और इशू करके वो किसके पास रखेगा पता है? इंडियन लोकल बैंक के पास, इंडियन लोकल बैंक के पास रखेगा। इस इंडियन लोकल बैंक को हम लोग कस्टोडियन बैंक कहते हैं, कस्टोडियन बैंक। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी इंडियन बैंक के पास ये जो शेयर्स है वो जमा रहता है, वो जमा रहता है, वो कस्टडी है, कस्टडी में रहते, इन्हीं के कस्टडी में रहते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? इंडियन लोकल बैंक के कस्टडी में रहता है ये शेयर्स, जो इंडियन कंपनी, जो राज ने इशू किया है। इतना समझ में आ रहा है? ये है फर्स्ट स्टेप। अब होता क्या है सुनो, ये इतना समझ में आ चुका है? ओके। जो इंडिया में शेयर्स ट्रेड होते हैं ना वही शेयर्स है, इसमें कोई तिरछा विरछा कोई अलग से स्पेशल शेयर्स नहीं है, वो नॉर्मल जो शेयर्स तुम खरीदते हो वही शेयर्स इशू किया जाता है, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है? अब होता ये है कि ये कस्टडियन बैंक इंटरनेशनल क्या बताओ, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी कह सकते हैं या फिर डिपॉजिटरी बैंक कह सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं डिपॉजिटरी बैंक, ठीक है? डिपॉजिटरी बैंक जो है इसको इंटीमेट कर देता है कि हमारे पास ये जो इंडियन बैंक है ना, ये इंटरनेशनल बैंक को कह देता है कि सुन, एक्स वाले कंपनी ने ना इशू कर दिया है शेयर्स और हमने हमारे पास इसको कस्टडी में रख रखा है। ये इंटीमेट कर देता है कौन? कस्टडियन बैंक, जो इंडियन कस्टडियन है, जो इंडियन कस्टडियन बैंक है, इंडियन कस्टडियन है, वो इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक को इंटीमेट कर देता है, बता देता है, ठीक है? इंटीमेट अबाउट दी कस्टडी ऑफ शेयर्स। मतलब इंडियन कस्टडियन बैंक इंटीमेट करता है इंटरनेशनल बैंक को कि भाई मेरे पास, मेरे कस्टडी में शेयर्स आ चुके हैं, ठीक है? जैसे इसको इंटीमेट कर दिया, फिर क्या हुआ? ये जो इंटरनेशनल बैंक है ना, ये इशू करता है रिसीट। ये है थर्ड स्टेप, ये है थर्ड स्टेप। अच्छा, ये है फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। ये है तुम्हारा सेकेंड स्टेप। अब आता है तुम्हारा थर्ड स्टेप। अब ये जो फॉरेन
डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी बैंक है, जिसको तुम इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक कह सकते हो, डिपॉजिटरी बैंक कह सकते हो, वो इशू करता है। पता है क्या इशू करता है? बताओ क्या इशू कर सकता है, ये क्या इशू करता होगा? हाँ जी, रिसीट। ये इशू करता है रिसीट, ठीक है, ये इशू करता है रिसीट, इशू करता है रिसीट। और जी ये रिसीट है ना, ये पता है क्या है? ये रिसीट जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंडियन शेयर्स को, जो इशू किया है इस इंडियन कंपनी ने, ठीक है। मतलब इस रिसीट का जो वैल्यू है ना, इस रिसीट का जो वैल्यू है, इस रिसीट का जो वैल्यू है ना, वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है इंडियन शेयर्स के वैल्यू को, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये जो रिसीट्स है, इसका जो वैल्यू है ना, ये इक्वल्स टू है तुम्हारे इंडियन शेयर्स के वैल्यू का। अब वैल्यू को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, अदरवाइज तुम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ोगे तो तुम्हारा मम्मी पापा हम ही को गाली देगा, बोलेगा कि क्या इंग्लिश लिखते हैं सर, रिसीट वैल्यू रिप्रेजेंट इंडियन शेयर वैल्यू। तो इसलिए वैल्यू को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। सिंपल ये जो है अंडरस्टैंड करना, ये जो रिसीट है ना, ये रिप्रेजेंट करता है इंडियन शेयर्स को जो अंडरलाइंग है वहाँ पे, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द अंडरलाइंग इंडियन शेयर्स। क्या इतना समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। यही रिसीट जो है ना, इसको कहा जाता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है ना, ये होता है ट्रेड लिस्ट। ये लिस्ट होता है, ट्रेड होता है, जिसका बाइंग होता है, सेलिंग होता है। कहाँ पे? फॉरेन ट्रेड, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस पे, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे। अब ये जो जीडीआर है ना, ये तुम्हारा फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है और वहां पे उनका खरीदा बेची होता है, ठीक है। फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में किस नाम से बेचा जाता है? ऑब्वियसली एक्स कंपनी का ये जीडीआर है, नाम चेंज नहीं होगा ना। कंपनी एक्स का जीडीआर है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, डायरेक्ट शेयर्स नहीं है, समझे? डायरेक्ट शेयर्स नहीं है, लेकिन एक ही बात है, तुम जीडीआर, मतलब ये क्या होता है ना कि अगर इंडियन कंपनी का शेयर खरीदना है तो इंडिया में आना होगा, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में खरीदना होगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बहुत दिग्गज है। फिर हम लोगों ने इजी टेक्निक निकाला कि हम लोग जीडीआर इशू कर देंगे, जो आप घर बैठे अपने ही खुद के फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में आप इशू कर पाओगे। तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में तुम्हारा जीडीआर का जो है खरीदा बेची होगा। अब जीडीआर का जो वैल्यू है ना, ये कैसे डिसाइड होता है? जीडीआर का वैल्यू जो है ना, वो डायरेक्टली इंडियन शेयर्स के वैल्यू के हिसाब से ही होता है। अगर इंडियन शेयर्स जो है ना वो बुरा कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो जीडीआर जो है वो भी बुरा करेगा बाहर के स्टॉक मार्केट में। क्या ये समझ में आ रहा है? क्यों? पकड़ ले, इंडियन बिजनेस बिजनेस बंद हो रहा है या फिर बिजनेस बहुत नुकसान में है, तो उसका जो शेयर्स का वैल्यू है वो कम हो जाएगा, तो तुम्हारे जीडीआर का वैल्यू जो है वो भी कम हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो तुम जीडीआर बाहर में बैठ के जीडीआर खरीदो और इंडिया में बैठ के तुम शेयर्स खरीदो, एक ही बात है। क्या ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर इंडिया में खरीदना है तो तुमको स्टॉक मार्केट के हिसाब से चलना होगा, सेबी के हिसाब से चलना होगा। क्या ये पूरा राम कथा तुमको समझ में आ चुका है? क्या ये पूरा राम कथा तुमको समझ में आ चुका है? 3 से 4 स्टेप में खत्म। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, ये तुम्हारा थर्ड स्टेप, ये तुम्हारा हो गया थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप। ओके, अब देखो, सेम कंसेप्ट है तुम्हारा इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट का। क्या बताओ? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट।
अब यहाँ पे इंडियन है, मतलब ये आईडीआर कौन इशू कर रहा है? आईडीआर कौन इशू कर रहा है? इंडिया ना। इंडिया के जो लोग हैं वो लोग इशू करेंगे। ठीक है, अब इसको समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो, पकड़ एक कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल फूड्स। ग्लोबल फूड्स, ठीक है, ग्लोबल फूड्स, नाम से पता लग रहा है ग्लोबल है। ठीक है, यूके बेस्ड कंपनी है फॉर एग्जांपल। इसको क्या कर इसको क्या करना था? इसको अपने शेयर्स को ना बेचना था इंडिया में। ठीक है, इसको अपने शेयर्स को बेचना था इंडिया में। ठीक है, ग्लोबल फूड कंपनी को अपने शेयर्स को जो है ना वो इंडिया में बेचना था, अपना बिजनेस को इंडिया में एक्सपांड करना है उसको, तो इंडिया में शेयर्स बेचना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और उसको इंडिया में बेचना है, मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर देश के कंपनी में पैसा लगाएंगे। अब हमारा जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है हमारा सेबी साहब, बहुत डेंजर। इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत रेगुलेशन लगा लगा के ठोक देंगे उनको। इसलिए डायरेक्ट इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, और बहुत अलग अलग लीगल सिस्टम होता है, उनके अलग अलग सिस्टम है, हमारा अलग सिस्टम है। तो इसलिए हम लोग इशू करते हैं आईडीआर। ठीक है, अब बाहर देश वाले लोग जो है क्या करेंगे? ग्लोबल फूड जो है ये एक कंपनी है, ये क्या करेगा? अपना जो एक्चुअल शेयर्स है ना, एक्चुअल शेयर्स है, एक्चुअल शेयर्स है, वो डिपॉजिट करेगा। डिपॉजिट नहीं कहते, वो दे देगा, गिव कर देगा। ठीक है, गिव करेगा टू लोकल बैंक। लोकल बैंक, लोकल इंडिया का लोकल नहीं, वहां का लोकल बैंक, इन इट्स होम कंट्री। लोकल बैंक, होम कंट्री बैंक। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कस्टोडियन बैंक। कस्टोडियन बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं लोकल बैंक, कस्टोडियन बैंक। ठीक है, होम होम बैंक, पकड़ ले यूके का ही है, यूके यूके का कस्टोडियन बैंक। समझ में आ रहा है? अब बाहर देश का हो रहा है, ये सारा चीज बाहर देश में हो रहा है, ये पूरा चीज बाहर देश में हो रहा है। ठीक है, ये जो पूरा चीज है ये बाहर देश में हो रहा है। बाहर देश का कंपनी उसी के देश का किसी लोकल बैंक में, जो हम लोग कहते हैं कस्टोडियन बैंक में, अपने शेयर्स को जमा कर देगा। ठीक है, गिव कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? हो गया ये काम? हो गया। अब क्या होगा देख, अब इंडियन बैंक क्या करेगा? बिग इंडियन बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं, ये तो अभी तो ये तो इंटीमेट करेगा ना। अब जो तुम्हारा कस्टोडियन बैंक है ना, वो इंटीमेट करेगा, इंडियन इंडियन किसको बताओ? इंडियन बैंक को, जिसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं इंडियन डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी बैंक को। किस बात का इंटीमेशन? दैट शेयर्स हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, शेयर रिसीव कर लिया किसने? लोकल बैंक ने, वहां का लोकल बैंक ने। यूके 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 का जो कस्टोडियन बैंक है वो इंडियन बैंक को कहेगा कि भैया हमने शेयर रिसीव कर लिया है। अब जो ये जो इंडियन बैंक है वो क्या करेगा? अब जो ये इंडियन बैंक है क्या करेगा बताओ? अब ये जो इंडियन बैंक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं डिपॉजिटरी, द इंडियन डिपॉजिटरी बैंक। इंडियन इंडियन मैं इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट तुमको मालूम पड़े हम लोग आईडीआर इशू कर रहे हैं। द इंडियन डिपॉजिटरी, तुम भी लिख सकते हो एग्जामिनेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। डिपॉजिटरी बैंक विल इशू रिसीट। विल इशू क्या बताओ? रिसीट, विच रिप्रेजेंट्स, विच रिप्रेजेंट्स दी यूके का, यूके के कंपनी का, जिस इस केस में क्या है? ग्लोबल फूड का शेयर्स। ठीक है, और इन्हीं रिसीट्स को विच आर कॉल्ड
एज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। अब ये जो आईडीआर है ना, ये जो आईडीआर है ये लिस्ट होता है, लिस्टेड ऑन, बताओ क्या, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सेम वे में जो हम लोग ने हमारा देश का जो बाहर में लिस्ट होता था जीडीआर, वही अब इंडियन स्टॉक में लिस्ट होगा इन द नेम ऑफ आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, अब इसका क्या होगा, इस रिसीट का, इसका होगा सेल, बाय, ट्रेड, सब होगा। सेल एंड बाय ट्रेड जो है वो सब कुछ होगा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। क्या ये समझ में आ रहा है? नॉर्मली इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है तुम्हारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई एंड बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे इसका होगा ट्रेडिंग। क्या ये समझ में आ रहा है? इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि इन्वेस्टर जो है, इंडिया का लोग, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है पैसा अब बाहर देश के कंपनी में, इंडिया का लोग बाहर के स्टॉक मार्केट का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने का दिक्कत नहीं है। इंडिया का लोग जो है इंडिया में बैठ के आईडीआर खरीदेगा, जिसका सेम ही चीज़ है, मीनिंग है बाहर देश में शेयर खरीदना। ये जो आईडीआर है इसका वैल्यू जो है ये डिपेंड करेगा बाहर देश के शेयर्स के ऊपर। ठीक है, तो इसमें मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, आईडीआर वैल्यू इक्वल्स टू फॉरेन कंपनी शेयर्स। फॉरेन कंपनी अच्छा करेगा, ये अच्छा रहेगा। जीडीआर वैल्यू इक्वल्स टू इंडियन कंपनी शेयर्स। इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, आईडीआर को इंडियन कंपनी शेयर समझ लेते हैं, जीडीआर को फॉरेन कंपनी शेयर समझ लेते हैं। याद रखना, इंडियन कंपनी जीडीआर इशू करवाएगा, बाहर देश में करवाएगा इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी आईडीआर इशू करवाएगा इंडिया में। क्या ये समझ में आ रहा है? भाई साहब बोलना यार, जोश दिखा यार, जोश जोश दिखा। ठीक है, अब इसको और लिखवाऊंगा मैं तुमको, जब तक तुम्हारे नस नस में घुस ना जाए। जीडीआर जो है ये इशू किया जाता है बाय डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी तेरे केस में क्या है? इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी है ना दोस्त। टू रेज मनी, टू रेज मनी फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। तो फॉरेन इन्वेस्टर तो कंट्री के बाहर ही रहता है ना, फॉरेन इन्वेस्टर तो कंट्री के बाहर ही रहता है, तो आउटसाइड द कंट्री। अब आईडीआर के बारे में लिखवाऊंगा। सर छोड़ दो ना, छुट्टी दे दो ना सर, 1 घंटा हो चुका है सर, छुट्टी दो ना सर हमको। भाई मैं वही खड़ूस टीचर हूँ जो तुम कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में तुमको पसंद नहीं आता था ना। अब देख भाई मेरे, इशूड बाय फॉरेन कंपनी, फॉरेन इशूड बाय फॉरेन कंपनी। ठीक है, पकड़ ले यूके का कोई कंपनी हो गया, समझे क्या? टू रेज मनी फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर्स विद इन इंडिया, विद इन इंडिया में रह के, विद इन इंडिया। कैसे? आईडीआर। ठीक है,
ये समझ में आ चुका है। ये दोनों जो है ना GDR IDR मैंने समाप्त कर दिया। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद तुम ये 4 टॉपिक जिंदगी में कभी पढ़ोगे नहीं। वादा कर लो मुझसे कि कहीं से तुम देखोगे नहीं, कहीं से तुम पढ़ोगे नहीं, और तुम्हारा जिंदगी का यही एक मोड़ है जहाँ पे तुमने IDR एंड GDR एंड तुम्हारा FCCB FCEB से तुमने जुदा कर लिया अपने आप को, ठीक है, सेपरेट कर दिया, क्योंकि तुमको एनलाइटनमेंट हो चुका है इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड। ये टॉपिक्स तुमको आता है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जामिनर में 10 मार्क का क्वेश्चन तुमको यहीं से पूछेगा, आ सकता है ये 4 टॉपिक्स, ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर जो है ना तुमको कंपनी लॉ में पढ़ना है। DVR जो है तुमको कंपनी लॉ में पढ़ना है। डेराइवेटिव्स जो है तुमको दूसरे चैप्टर में पढ़ना है। CMSL में ही पढ़ना है लेकिन दूसरे चैप्टर में, ठीक है। और ये सारे जो है ना, ये तुम्हारा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, स्क्रूटिनाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड, ये नेक्स्ट क्लास तुमको करवा दूंगा। और बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 टॉपिक्स है। सर आप बहुत टाइम लगाते हो एक एक टॉपिक करवाने में, 1 घंटा लगवा देते हो 4 टॉपिक कंप्लीट करवाने में। तेरे को नॉलेज लेना है ना दोस्त, तेरे को एक ही बार पढ़ना है ज़िंदगी में, बार बार एग्जामिनेशन के टाइम में तेरे को खोलना नहीं है ये सब कुछ, ठीक है। तेरे को एक ही बार पढ़ना है ज़िंदगी में, यही तुम पढ़ रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्त। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस। और बहुत मेहनत लगता है दोस्त, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तुम लोग लाइक ही नहीं करते, एकदम 1 लाइक 2 लाइक आता है, पता नहीं है क्या हो चुका है यूट्यूब को। शायद बहुत बिग प्लेयर्स जो है ना, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, उन लोगों ने एडवर्टीजमेंट डाल डाल के हमारे चैनल के वीडियोस को एकदम नाले में धकेल दिया है। लेकिन कोई बात नहीं है, आई लाइक टीचिंग, आई लव टीचिंग, एंड मैं तुम सबको अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, प्रोवाइडेड दैट तुम लोग थोड़ा हमको सपोर्ट करो, सो दैट हमारे चैनल को भी थोड़ा ग्रोथ मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।